गाइस ये मेरे साथ आई है मेरी गर्लफ्रेंड। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग है जो वो है मेरे फर्स्ट मंथ के बारे में, जब मैं कनाडा में आया 2017 में। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ फर्स्ट मंथ का, जिससे आप लोगों को भी पता चले कि फर्स्ट मंथ में क्या क्या डिफ़िकल्टीज आती हैं बंदों को। तो फर्स्ट मंथ जब मैं आया था तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा फ्रेंड था जो ऑलरेडी कनाडा में 1 मंथ पहले आ चुका था। तो उस फ्रेंड ने मेरे को पिक किया था एयरपोर्ट से। तो उसके बाद पिक करने के बाद वो मेरे को ले गया अपने घर में। यहाँ पे वो रहता था अपने फ्रेंड्स के साथ। तो 2-4 दिन रहने के बाद उन्होंने मेरे को ड्रॉप कर दिया मेरे कॉलेज में। वहाँ पे रेफरेंस की वजह से मेरे को रूम मिल गया। वहाँ पे मेरा कॉलेज था पीटरब्रो, जो था फ्लेमिंग कॉलेज था मेरा पीटरब्रो में, वो ओंटारियो में पड़ता है। उनका एक रेफरेंस था वहाँ पे, तो वो भी मतलब एक कॉमन फ्रेंड था मेरे फ्रेंड का आगे, तो उनके पास छोड़ दिया। तो मेरे को रूम आसानी से मिल गया। इन केस आपका कोई फ्रेंड नहीं है यहाँ पे तो आपको थोड़ी डिफ़िकल्टी आ सकती है फर्स्ट मंथ में, क्योंकि एक तो रूम ढूंढना पड़ेगा आपको। तो रूम ढूंढने के लिए आप मार्केट प्लेस चूज़ कर सकते हो या फिर किसी CI कैब वहाँ पे देख। के बाद आती है नेक्स्ट डिफ़िकल्टी कि आप जाओगे कैसे अपने कॉलेज में या उसकी लोकेशन में। या तो आपको ट्रांसपोर्ट देखनी पड़ेगी या फिर आपका फ्रेंड सर्कल है तो वो आपको ड्राइव करके छोड़ देगा। मेरे को तो मेरे फ्रेंड ने छोड़ दिया था। स्टिल अगर आपका GTA से बाहर है कहीं कॉलेज तो आपको डिफ़िकल्टी आ सकती है। दूसरा मैं ये बताना चाहता हूँ कि उसके बाद आपको काफ़ी काम करवाना पड़ता है, जैसे बैंक में जाना पड़ता है, GIC ओपन करवानी पड़ती है जो इंडिया से आप सबमिट करवा के आए हो 10,000 जितनी भी होती है। तो एक तो GIC वगैरह ऑपरेट करने के लिए बैंक जाना पड़ता है। दूसरा आपको प्रेस्टो कार्ड बनाना पड़ता है, या फिर आप GTA में हो तो प्रेस्टो कार्ड, जहाँ पे आप ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हो बस वगैरह में। तो तीसरा है सिन बनाना पड़ता है जिससे आपको जॉब मिलती है। तो गाइस जब मैं दिसंबर में आया तो फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा जो था स्नो के साथ, मैंने आज तक इंडिया में कभी स्नोफॉल नहीं देखा था, बट जब मैं कनाडा में आया मैंने इतना स्नो देखा ना, मतलब फर्स्ट मंथ में ही गाइस, मतलब काफ़ी वियर्ड था एक्सपीरियंस। अच्छा भी था बुरा भी था। मैं बताता हूँ अच्छा कैसे था। अच्छा इन द सेंस कि मैंने पहली बार स्नोफॉल होता हुआ देखा। और बुरा बता रहा हूँ कि इतना बुरा था कि मतलब हम जब ग्रोसरी लेने जाते थे ना गाइस, तो गाइस मेरे बैक साइड में ना एयरपोर्ट है। गाइस मेरे बैक साइड में मतलब 10-12 किलोमीटर पे जो टोरंटो का एयरपोर्ट है वो पड़ता है। तो हर 5-10 मिनट के बाद फ़्लाइट जा रही है। तो हाँ, मैं बात कर रहा था स्नोफॉल की। सॉरी, फर्स्ट टाइम मैं कनाडा में आया था तो मैं जब अपने कॉलेज के साथ अकोमोडेशन ली थी तो हम ग्रोसरी करने जो जाते थे ना, तो इतनी स्नो होती थी गाइस, आप सोच सकते हो कि -47 डिग्री सेल्सियस में हम बस में जाके ग्रोसरी उठा रहे हैं हाथों से, और ग्लव्स नहीं होते थे, कुछ नहीं होता था, और हाथ इतने फ्रीज्ड हो जाते थे कि मतलब बस से निकल के जब हम पैदल जाते थे अपने रूम के लिए, तो जो 400-500 मीटर या 1 किलोमीटर का रास्ता होता था, मतलब इतना फ्रीज्ड होता था कि घर पहुंचते टाइम हम ऑलमोस्ट फिनिश डेड लाइक ऐसी फीलिंग आती थी कि सीधा हम गैस के ऊपर हाथ रख देते थे। इतना मतलब फ्रीज्ड होता था हमारी फीलिंग, इतनी गंदी फीलिंग आ रही थी उस टाइम की मतलब कहाँ आ गए यार। तो गाइस मैं एक और पॉइंट बताना चाहता हूँ कि आपका फर्स्ट मंथ का मतलब कितना एक्सपेंस आता है मैं बताना चाहता हूँ। फर्स्ट मंथ में मेरा एक्सपेंस आया था टोटल $400 में रेंट देता था, और $150-170 मेरी ग्रोसरी जाती थी, मतलब 570 ये हो गया। तो अगर आप कोई न्यू सेलफोन लेते हो आईफोन वगैरह तो उसका लगा लो कि आप $100 लगा लो विद नेट एंड फोन। तो या मतलब आपका 670 $700 में, और 670 आपको GIC मिलती है पर मंथ, और 670-700 आता था हमारा खर्चा। बट अब क्या हो गया कि अब ग्रोसरी हो गई है डबल, अब लगा लो डबल ग्रोसरी। और अगर आप GTA में रेंट देना चाहते हो तो GTA में कम से कम भी $500 है, अगर आप रूम शेयरिंग में लेते हो $500। तो अगर आप इंडिविजुअल लेते हो तो $700 से $800 है। तो हाँ, ये फ़र्क है इन दोनों में।
गाइस नेक्स्ट मैं बताना चाहता हूँ कि अकोमोडेशन जो मेरे को रूम मिला था पीटरब्रो में, तो रूम गाइस काफ़ी बेकार था। लगा लो कि मतलब एक छोटा सा रूम था, वहाँ पे सिंगल 2 बेड लगे हुए थे। कई रूम तो ऐसे थे जहाँ पे 4 बेड लगे हुए थे सिंगल। आप लगा लो कि 3 रूम में 10 बंदे रहते थे। तो वहाँ पे गाइस सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी बग्स की, बेड बग्स। इंडिया में जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना छोटे से, जहाँ पे लोग जानवर वगैरह पालते हैं, वहाँ पे जो छोटे कीड़े वगैरह होते हैं, वैसे कीड़े यहाँ कनाडा में भी होते हैं, बेड बग्स। अगर आप सफाई नहीं रखते हो घर में तो वो बग्स फैल जाते हैं वहाँ पे। तो उस घर में काफ़ी बग्स थे गाइस, मतलब मेरा 1-2 मंथ रहना भी मुश्किल हो गया था। फिर मैंने वहाँ से दूसरा घर शिफ्ट करा, तो वहाँ पे भी बग्स काफ़ी थे। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि वहाँ से मूव हो जाऊँ। तो मैं 4 मंथ बाद मूव हो गया था पीटरब्रो से। फिर मैं टोरंटो साइड इटोबिको में मैंने रूम लिया था गाइस 4 मंथ के बाद। फिर वहाँ पे मेरे को जॉब भी मिल गई। हाँ, अगर आप GTA से बाहर कहीं जाते हो ना, तो वहाँ पे आपको जॉब बहुत कम मिलेंगी। अगर आपको रेफरेंस है किसी बंदे की तो मिल जाएगी, वरना जितनी स्ट्रेंथ होती है स्टूडेंट की उस हिसाब से वहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं होती है, क्योंकि बहुत ही कम रेस्टोरेंट वगैरह होते हैं और बहुत ही कम जॉब अपॉर्चुनिटी होती है वहाँ पे। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना कि आप मेन सिटी में आओ ताकि आपको अच्छी जॉब मिल सके और जल्दी मिल सके। तो हमारे को एक तो था मेरा बग्स का इशू, बग्स ने काफ़ी तंग कर रखा था, और दूसरा था मेरा जॉब। मतलब 3-4 मंथ हो गए थे, जो मेरी GIC थी वो सारी रेंट ग्रोसरी सभी में जा रही थी मेरी। तो मैंने डिसाइड किया कि मूव होना ही बेटर है। तो मेरे साथ एक फ्रेंड था जो सेम, हम दोनों एक ही क्लास में थे, तो उसने डिसाइड किया, उसने एक गाड़ी ले ली 3-4 मंथ बाद। और हाँ गाइस, आपको स्टार्टिंग में लाइसेंस भी बनाना पड़ता है, G1। तो G1 लाइसेंस, उसका वीडियो अलग से मैं बनाऊंगा, G1, G2 और G लाइसेंस। तो तीनों लाइसेंस बनाने पड़ते हैं। ड्राइव करने के लिए आपको G लाइसेंस बनाना पड़ता है। G1 होता है रिटन टेस्ट, G2 होता है कि आप ड्राइव कर सकते हो, बट नाइट टाइम में आप हाईवे पर ड्राइव नहीं कर सकते। और उसके बाद G होता है, वो फुल टाइम ड्राइव होता है। तो ये लाइसेंस भी आपको बनाना पड़ता है। आते टाइम ही आप गाइस G1 का टेस्ट दे सकते हो जितना जल्दी हो सके। आप G1 का सैम्पल बुक होती है जो गूगल से उठा के वहाँ पे तैयारी कर सकते हो। 100-150 क्वेश्चन होता है, उसकी तैयारी करो आराम से, और G1 जितना जल्दी हो सके दे सकते हो। जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि G1 के बाद जो G2 होता है ना, उसके लिए आपको 8 मंथ वेट करना पड़ता है। 8 मंथ वेट करना पड़ता है ड्राइव टेस्ट देने के लिए। इससे अच्छा है कि आप G1 जल्दी से दो। और हाँ, अगर आपके पास इंडिया में लाइसेंस 3 साल से पुराना है और वो चिप वाला लाइसेंस हो, सिंपल नहीं, मेरा सिंपल था तो मेरा एक्सपीरियंस ऐड नहीं हुआ था, तो मेरा लाइसेंस लेट बना था G2। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है 3 साल का, तो आप G1 के बाद सीधा G दे सकते हो। G2 की भी आपको ज़रूरत नहीं है देने की। तो हाँ, आपका इंडिया का एक्सपीरियंस मैटर करता है, बट लाइसेंस मेक श्योर कि आपका चिप वाला हो। तो ये तो हो गया लाइसेंस का क्लियर। अब मैं बताता हूँ कि अकोमोडेशन बहुत ही गंदी होती है गाइस। अगर आप इंडिया से लेके आते हो, जब खुद देखते नहीं हो जाके पहले, तो पहले जाके टेम्परेरी कोई भी रूम ले लो 1-2 मंथ के लिए। उसके बाद डिसाइड करो, ढूंढो मार्केट प्लेस पे नियर बाय, तो वहाँ पे जाके आप अपने हिसाब से ले सकते हो अपार्टमेंट या कोई भी रूम वगैरह। तो इसके बाद आता है कि आपका कॉलेज कितनी दूर है आपकी अकोमोडेशन से। तो मेरा जो कॉलेज था मेरे रूम से मतलब 1 किलोमीटर ही दूर था, और फीस में मेरा बस चार्जेस फ्री थे। मेरे को बस चार्जेस जितने भी वो सिटी में पीटरब्रो में बस घूमती थी वो सारी मेरे को फ्री थी, क्योंकि कॉलेज फीस में ही इंक्लूडेड था। अब वो मे बी GTA में जो कॉलेजेस होते हैं वहाँ पे इंक्लूड नहीं होता है। तो ये भी ध्यान में रखना आप कि अगर GTA में हो तो आपको प्रेस्टो कार्ड बनाना पड़ता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, बसेस पास बनाना पड़ता है। वो 1 मंथ का होता है, 120-140 का बन जाता है। तो हाँ, 4 मंथ के बाद हम कर गए थे मूव करके आ गए टोरंटो में हमने जॉब ढूंढ ली थी गाइस। जॉब ना काफ़ी, फर्स्ट जॉब करी थी जो मैंने, वो सिन पे नहीं थी। वो कैश जो हमने ढूंढी थी वो थी कैश जॉब थी। एक तो सिन पे नहीं थी, कैश जॉब ढूंढ ली थी हमने। कैश जॉब का फ़ायदा ये होता है कि आप जितने मर्जी आवर्स लगा सकते हो। स्टूडेंट बेस पे आप ओनली 20 आवर्स कर सकते हो, बट कैश जॉब में जितना मर्जी काम कर सकते हो। और नुकसान इसका ये है कि आपको अगर मान लो कि यहाँ पे $15 मिनिमम वेज है, तो आपको कैश पे 13, 12.5, 13, 13.5 ऐसे मिलेगा। तो हाँ, हमने वो जॉब करी थी कम से कम 2-3 मंथ,
और उसकी सेटलमेंट नहीं आ रही थी क्योंकि मेरा कॉलेज जो टाइमिंग थी वो थी सुबह की। मेरा कॉलेज क्लासेस स्टार्ट होती थी 8 बजे सुबह। तो मैं इटोबिको से पीटरब्रो जाता था, मतलब 1.5-2 घंटे की ड्राइव थी वहाँ पे। तो सुबह निकलते थे हम 5:30-6 बजे। चलो वीडियो बनाया था। तो गाइस मेरी क्लासेस होती थी सुबह 5:30 बजे मैं निकल जाता था और 8 बजे मेरी क्लास होती। तो मेरा काम जो होता था वो 3 बजे होता था शाम को, 3 से 11। तो 1-2 मंथ तो मैंने कर लिया कैसे भी करके, क्योंकि मैं स्कूल कॉलेज से सीधा आता था तो काम पे जाता था। काम से आके 11-12 बज जाते थे हमारे कॉलेज से टाइम। तो 12 बजे हमने सोना और 4-5 घंटे सो के सुबह फिर कॉलेज के लिए निकलना। तो कई बार ड्राइव करना इतना हार्ड होता था गाइस कि हमारा हाईवे से गाड़ी कई बार मतलब ट्रैक से नीचे चली जाती थी काफ़ी बार। तो मतलब नींद आती थी कई बार। तो काफ़ी टफ था वो टाइम 1-2 मंथ। जब आप स्कूलिंग कॉलेजेस में होते हो तो स्टडी टाइम में आपको जॉब मतलब साथ साथ में जॉब करना काफ़ी टफ होता है, अगर आप स्टडी भी कर रहे हो और जॉब भी कर रहे हो। तो हाँ, ऐसे करके हमारा 8 मंथ से कोर्स जब ख़त्म हुआ तो फिर गाइज़ के बाद मैंने 4 मंथ फिर जॉब करी, क्योंकि मैं फुल टाइम अवेलेबल था। तो मैंने 4 मंथ और जॉब करी तो मेरे पास और हाँ गाइज़ एक और चीज़, मान लो अगर आपका कोर्स ख़त्म होता है और आपने वर्क परमिट अप्लाई करा हो, कोर्स के बाद अगर आपने वर्क परमिट अप्लाई करा हो, मान लो आपको वर्क परमिट आने में काफ़ी टाइम लगता है, जैसे मान लो 3 मंथ लगता है। मम्मा मेरे को कुत्तों से डर लगता है भाई। No. तो जान के मेरे पास आया वो, तो तुम्हारे पास नहीं आया, तो डर गया मैं तुमसे। वर्क परमिट के बारे में बात कर रहा था, बीच में लोग आ रहे हैं काफ़ी। तो देख सकते हो आप उस साइड काफ़ी मतलब पेट वगैरह लेके आए हुए हैं लोग सारे। तो गाइज मैं जॉब के बारे में बता रहा था कि मतलब अगर आपका वर्क परमिट अप्लाइड है, मान लो आपकी स्टडी खत्म हुई, राइट वे आपने वर्क परमिट अप्लाई करा, तो उस टाइम आप जॉब कर सकते हो, वो भी सिन पे। तो हाँ, अगर आपको नहीं पता हो तो सिन पे आप एलिजिबल होते हो जॉब करने के लिए। जब तक आपका वर्क परमिट नहीं भी आता है तब भी आप जॉब कर सकते हो सिन पे 40 आवर्स एटलीस्ट। उसके बाद मेरी स्टडी के बाद मैंने वर्क परमिट अप्लाई करने के बाद मैंने जॉब करी। मैंने कम से कम 4-5 मंथ मैंने डिसाइड किया था कि मैं स्टडी लूँ आगे। तो मैंने सेविंग की थी उसके बारे में, तो उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है सारी जर्नी के बारे में। तो मैं आपको फर्स्ट मंथ का बता रहा था। तो फर्स्ट मंथ में या गाइस यही टॉपिक होते हैं। और आप फर्स्ट मंथ में एक और चीज़ होती है कि आपको जो आप जब रूम ढूंढते हो तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि रूम आपको मिलेगा बिल्कुल खाली। बहुत कम होता है कि आपको बेड वगैरह मैट्रेस वगैरह मिले, वरना रूम बिल्कुल खाली मिलता है। इस तरह से डब्बा मिलेगा आपको गाइस, अनफर्निश्ड रूम मिलेगा आपको गाइस। तो फर्निश्ड में क्या होता है कि आपको मैट्रेस भी मिलेगा, आपको बेड भी मिलेगा। अनफर्निश्ड में आपको कुछ नहीं मिलेगा, कोई फर्नीचर नहीं होगा। तो आपको खुद से अपना मैट्रेस लेना पड़ेगा, $400-500 का मैट्रेस आएगा। अगर मैट्रेस नीचे लगाना है तो वेल एंड गुड। अगर आपको बेड भी चाहिए साथ में तो उसका एक बॉक्स आता है, वो भी $400-500 का। तो मतलब मिनिमम रेंज में आपको 700-800 लगाने पड़ेंगे आपके रूम के लिए। तो अभी मैं यहाँ पे आया हूँ गाइस, ये पार्क कुछ इस तरह से है, देख सकते हो आप। अभी सनसेट हो रहा है, तो इसके बाद जो वीडियो बनाऊंगा मैं भी थोड़ी सी डार्क बने, बट आप देख सकते हो यहाँ की हर स्ट्रीट में कोई ना कोई पार्क होता है यहाँ पे गाइस। मैं वैसे फ़र्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे, मेरे को 3-4 मंथ हो गए यहाँ रहते हुए, बट मैं फ़र्स्ट टाइम इस पार्क में आया हूँ जस्ट टू शूट द वीडियो। तो गाइस यहाँ पे अभी भी लोग खेल रहे हैं काफ़ी। एक और फ्लाइट आ गई है। यार फर्स्ट टाइम आया हूँ कनाडा के पार्क में, अच्छा एक्सपीरियंस है।
तो गाइस अभी देख सकते हो सभी अभी भी लोग खेल रहे हैं, काफ़ी डार्क है अभी, मतलब सनसेट हो रखा है फिर भी लोग खेल रहे हैं अभी तक यहाँ पे। चलो उस कुत्ते खेल रहे हैं यार, वो देखने चलते हैं छोटे छोटे कुत्ते। यार छोटे हैं तो क्या हुआ, काटते तो हैं ही हैं। तुम डरपोक हो यार। डरपोक क्या यार, 14 इंजेक्शन लगते हैं अगर कट पता जाए। नहीं लगते, अब कम हो गया। चलो यार। नहीं नहीं नहीं, मेरे को डर लगता है यार।